नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सबकी निगाहें इसलिए पार्लियामेंट पर लगी हुई थी, लोकसभा पर लगी हुई थी, क्योंकि संविधान पर 2 दिवसीय चर्चा शुरू हो रही थी। उसका आगाज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले थे सत्ता पक्ष की ओर से, और कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा बोलने वाली थी। राजनाथ सिंह का जो भाषण था 1 घंटे से कुछ अधिक का था, और उन्होंने अपने आप को संविधान पर फोकस रखा, केंद्रित रखा, और कांग्रेस के अलग अलग प्रधानमंत्रियों और सरकार के समय संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया गया उसकी एक तरीके से उन्होंने धज्जियां उड़ाई। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के तमाम जो संसदविद थे, कानून के ज्ञाता थे, उनको उद्धृत किया और ये बताया कि ये लोग जो संविधान की प्रति हाथ में लेकर के घूमते रहते हैं, किस तरीके से और किस अंदाज में, और मैं तो कहूंगा कि जिस बेशर्मी के साथ, क्योंकि इमरजेंसी इन्हीं की दादी ने लगाई थी 1975 में, जब रायबरेली का उनका निर्वाचन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था। कुर्सी पर बने रहने के लिए सबसे जो खतरनाक खेल खेला था इस देश में, संविधान को निलंबित करने का और संविधान में तमाम तरह के अपने मन माफिक संशोधन करने का, वो इनकी दादी इंदिरा गांधी ने ही किया था। उन सबका उल्लेख राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखे हैं वो भी, उस पर भी आएंगे। लेकिन मेरे समेत आप में से बहुत सारे लोगों की निगाहें प्रियंका गांधी वाड्रा के पहले भाषण पर लगी होंगी कि जरा देखें कि जो जनसभाओं में और जिन तरीकों से ये जनसभाओं में भाषण करती रही हैं, और बहुत सारे लोग नोटिस लेकर के उसकी चुस्की भी लेते रहे कि राहुल गांधी की बहन ही हैं, इसलिए राहुल गांधी से शायद अपने आप को श्रेष्ठ नहीं दिखाना चाहती, संतुलित नहीं दिखाना चाहती, और जैसे वो नॉन सीरियस तरीके से किसी मुद्दे पर फोकस करने के बजाय, गहराई में जाने के बजाय, और जो बोल रहे हैं उसको सिद्ध करने के बजाय, जिस तरीके से हल्केपन से, सतही तौर पर और टारगेटेड तरीके से केवल कुछ मुद्दों को ही वो लेते हैं और निकल जाते हैं, वही अंदाज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सीख लिया है, अपना लिया है। या मैं ये कहूंगा कि इनके लिए जो भाषण का कंटेंट तैयार करने वाली टीम है और उसको जो लीड कर रहे हैं टीम को, वो उन्होंने इनकी छवि अजीबोगरीब बना करके रख दी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी का अगर लोकसभा में संविधान पर पहला भाषण होना था, तो जो भाषण उन्होंने दिया है और जिस तरीके से दिया है, जो एरोगेंस, जो सुपरमेसी, और मैं कहूंगा कि जो भटकाव विषयों को लेकर के और जो नासमझी उनके भाषण में परिलक्षित हुई, दिखाई दी, उससे बचा जा सकता था। वो तो लिखा हुआ भाषण ही देख करके भाषण पढ़ रही थी, जो जो लिख करके उनको दिया गया था कि ये मुद्दे हैं और इन पर आपको बोलना है, वो तो हाथ में पूरा एक कागजों का गड्ढा लेकर के ही खड़ी हुई थी और भाषण दे रही थी। तो जिसने भी ये तैयार किए हैं बिंदु, वो अगर सोच समझ करके, दिमाग का इस्तेमाल करके और ये रणनीति बना करके
कि पहला भाषण है, वो प्रभावशाली होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए और देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं, आज नरेंद्र मोदी हैं, कल कल को कोई और हो सकते हैं, उनके प्रति जो सदन के पक्ष या विपक्ष जहां भी बैठे हैं, सांसदों का एक भाव होना चाहिए। वैसा भाव प्रियंका गांधी के पहले भाषण से जाए, संदेश ये जाए कि वो ज्यादा सीरियस हैं, ज्यादा संतुलित हैं, ज्यादा समझदार हैं। लेकिन भाषण का कंटेंट जिन्होंने भी तैयार किया है, उन्होंने इन चीजों पर गौर किया ही नहीं। और जो गलती राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर डे वन से कर रहे हैं, वैसी ही शुरुआत इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से भी करा दी। कई बार मुझे लगता है कि एरोगेंस का जो लेवल है और जो सुपरमेसी का भाव है इस खानदान में, इस परिवार में और कांग्रेस के नेताओं में भी, वो स्वभाव है, उससे उबरना विरलों का ही काम है। पर चूंकि आप 5 साढ़े 5 दशक तक सत्ता में रहे हैं केंद्र की, तो वो जो एक अहंकार है, वो जो एरोगेंस है, वो इनकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई देती है, इनकी वाणी में भी दिखाई देती है, इनके कंटेंट में भी दिखाई देती है। ये बार-बार ये सिद्ध करने पर आमादा हो जाते हैं कि जैसे देश और सरकार चलाने का सारा ठेका इन्हीं के पास है, सारा अनुभव इन्हीं के पास है और तो कोई ना तो इस देश की इकोनॉमी को ठीक रख सकता है, ना सरहदों को सुरक्षित रख सकता है, ना आर्थिक तौर पर इस देश को आगे ले जा सकता है, ना पूरी दुनिया में देश का लोहा मनवा सकता है। बस ये शासन करना जानते हैं। और ये भाव जिसके दिमाग में आ जाए या ये जो गलतफहमी है, ये अगर आ जाए और इसके बावजूद आ जाए कि आपने अतीत में इतनी सारी गलतियां कर रखी हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो जो हालत आज कांग्रेस की है और इस परिवार की भी है, वो तो फिर ठीक ही है ना। फिर तो जो लोग इनको दंड दे रहे हैं, जो देश के मतदाता इनको इनकी हदें दिखा रहे हैं, जगह दिखा रहे हैं, वो ठीक ही है। क्योंकि ये शायद अपने कर्मों की वजह से, अपने वचन की वजह से, अपनी वाणी की वजह से इसी के लायक हैं। मैंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का पहला भाषण जिसने भी कंटेंट तैयार किया है, वो बेहतर कंटेंट तैयार कर सकता था। मैं राजनाथ सिंह की बात करूं पहले, तो राजनाथ सिंह ने बहुत फोकस तरीके से चीजों को सामने रखा और उन्होंने संविधान पर बात की, उन्होंने पंडित नेहरू पर बात की, उन्होंने इंदिरा गांधी पर बात की, उन्होंने तानाशाही पर बात की, उन्होंने सरकार गिराने का उल्लेख करते हुए बताया कि इन्होंने संविधान का किस तरीके से दुरुपयोग किया। वो जाति जनगणना पर भी बोले, वो विपक्ष की भूमिका पर भी बोले। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ये करीब 31 मिनट का भाषण था और राजनाथ सिंह जी का करीब करीब 1 घंटा 10 मिनट का भाषण था और उस स्पीच में उन्होंने संविधान बदलने, चुनी हुई सरकारों को गिराने, संविधान से ऊपर अपना स्वार्थ पूरा करने, इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का सीधा आरोप लगाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा 31 मिनट के भाषण में? उन्होंने पहले तो राजनाथ सिंह पर इस बात का आरोप मढ़ा कि साहब वो जब संविधान निर्माताओं की बात कर रहे थे तो नेहरू जी का नाम उन्होंने नहीं लिया और जहां जरूरत होती है भारतीय जनता पार्टी को, वहां नेहरू जी को बदनाम करने के लिए ये जरूर नाम लेते हैं। फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह शिकायत की कि साहब
पहले क्या हुआ है, उसे अब बताने का क्या मतलब है? यानी जो इमरजेंसी लगाई गई, उसको दफन कर दीजिए, उसको याद मत करिए, उसको बताइए मत कि इनकी दादी ने संविधान और लोकतंत्र की कैसे हत्या की थी, कैसे मार्शल लॉ लागू किया था, कैसे विपक्ष के नेताओं को उठा करके रातों रात जेलों में ठूंसा था, कैसे लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा था, किस तरीके से तब की प्रेस को, तब ये 24 घंटे के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल नहीं थे, तब वेब पोर्टल नहीं थे, तब केवल न्यूज़ प्रिंट था, उसका किस तरीके से गला दबाया था, सेंसर किया था उसको, उसका उल्लेख ना किया जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती है। फिर तो ये भी चाहेंगी कि 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, उसका भी उल्लेख ना किया जाए। फिर तो ये भी चाहेंगी कि भागलपुर में, मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में, आपके प्रयागराज में और दिल्ली से लेकर के मुंबई में जगह-जगह जो उस समय दंगे होते थे, उनका भी जिक्र ना किया जाए। यानी सब कुछ दफन कर दिया जाए, उसका जिक्र ना किया जाए। चूंकि अब मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी के सरकार में जो कुछ हो रहा है, तो केवल उसका जिक्र किया जाए। यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि साहब प्रधानमंत्री संसद में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री को संविधान को माथे से नहीं लगाना चाहिए, इनका कहने का मतलब यही होना चाहिए फिर तो। फिर आगे कहती हैं कि संभल, हाथरस और मणिपुर की जो हिंसा है, उस पर न्याय की बात उठती है तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती। इन्होंने वैसे प्रधानमंत्री पर सीधे अटैक किए हैं, उसी अंदाज में जैसे इनकी माताजी ने गुजरात में जाकर के उनको मौत का सौदागर कहा। बाद में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह वहां के गृह मंत्री थे, उनको परेशान करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए जो जो प्रपंच हो सकते थे वो सब किए गए। गोधरा को हमेशा ये लोग भूलते हैं, उसका उल्लेख नहीं करते और गुजरात दंगों की बात करते हैं ताकि नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके। कोई संस्था, कोई समिति, कोई आयोग, कोई एसआईटी, किसी ने नहीं कहा कि उन दंगों में नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका थी। लेकिन देश और विदेश में ये लोग जानबूझ करके नरेंद्र मोदी को अभी भी बदनाम करते हैं गुजरात दंगों को लेकर के। इनके भाई राहुल गांधी किस अंदाज में सदन के भीतर जनसभाओं से भी बुरे अंदाज में हाथ फैला फैला करके भाषण देते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो पूरा देश जान चुका है। और मुझे एक्चुअल में कभी कभी लगता है कि जो भी इनको इस तरह का कंटेंट तैयार करके देते हैं, बिंदु तैयार करके देते हैं, वो कांग्रेस के दुश्मन हैं, कांग्रेस के हितैषी नहीं हैं। कांग्रेसियों को गलतफहमी है कि इस परिवार में अभी भी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का करिश्मा है, सक्षमता है, ये कर सकते हैं। लेकिन ये सारे मिल करके जिस तरह के संदेश देते हैं देश में अपने भाषणों के जरिए और भाषणों के विषयों को लेकर के जिस तरह से ये रिपीटिशन करते हैं और सीधे इस देश के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं। और किस अंदाज में अटैक करते हैं, मैं कुछ बिंदु आपको दिखाता हूं जो कांग्रेस के ही ट्विटर हैंडल से मैंने लिए हैं, ताकि ये ना कहा जा सके कि साहब ये सही नहीं है। ये देखिए इन्होंने क्या कहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने। इन्होंने कहा है कि ये देश कायरों के हाथ में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, लड़ेगा और सत्य मांगेगा,
सत्यमेव जयते और जय हिंद। कायरो के हाथों में ज्यादा देर देश नहीं रहता है। ये किसके बारे में कह रही थी वो? क्योंकि इस देश ने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना, 2019 में चुना और अब 2024 में भी चुन लिया। तो देश की जनता अगर किसी को नहीं चुन रही है तो वो हैं राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी गठबंधन में है वो सब। तो प्रियंका गांधी वाड्रा किसके बारे में जिक्र कर रही हैं? जिनको ये देश चुन नहीं रहा उनको कायर बता रही है, या जिनको ये देश लगातार चुन रहा है 3 बार से उनको कायर बताने की कोशिश कर रही हैं? वैसे मनोज तिवारी का भी एक ट्वीट आ गया इस पे। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी शायद अनजाने में हिमाचल सरकार की बहुत सारी बुराइयां कर गई कि हिमाचल की नीतियां ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कायरों को देश की जनता हटा देती है। उन्होंने कहा कि ये बात तो इनकी सही है क्योंकि कांग्रेस को देश की जनता हटा चुकी है। मूल रूप से उनकी चर्चा संविधान से अलग थी, और यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। जिन्होंने भी प्रियंका गांधी वाड्रा का पहला भाषण तैयार किया है वो खुद नॉन फोकस थे, या उनको कहीं राहुल गांधी ने तो सलाह नहीं दी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण इतना सतही तरीके से तैयार करो कि वो लोग उसको याद ही ना रखें या और उसको सीरियसली ही ना लें। अब देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे क्या कहा। इन्होंने कहा कि पहले कहानी होती थी, राजा भेष बदलकर लोगों के बीच आलोचना सुनने जाता था। आज के राजा को भी भेष बदलने का बहुत शौक है, लेकिन उनमें ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं इस शो के बाद, क्या वो इस बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए और जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से अगर लगातार चुने जा रहे हैं जनता के द्वारा, तो क्या इस देश की जनता इतनी नासमझ है कि कोई एक व्यक्ति इतने सालों से, यानी 2001-2 जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनाए गए और अब 2024, वो 3-4 बार, अगर शपथ के हिसाब से देखें तो 3-4 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे और अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को ये देश बार बार चुन रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा के हिसाब से, जो जनता के बीच में जाता ही नहीं है। ये जितने रोड शो होते हैं, जितने वो जगह जगह जाकर के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, हर महीने उनका मन की बात आता है, उसमें भी वो जनता की ही बात करते हैं। और कई बार तो हम लोग अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि उनको जनता के बीच में इतना करीब नहीं जाना चाहिए। जिस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव प्रचार के दौरान अटैक हो ही चुका है। शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जनसभा में हत्या कर दी गई थी। तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये कह रही हैं कि वो तो जनता के बीच में ही नहीं जाते हैं और भेष तो बदलते हैं। यानी इस देश के प्रधानमंत्री को फटे हुए कपड़ों में रहना चाहिए इनके अनुसार। तो भाई जो आपके टाइम में प्रधानमंत्री रहे हैं, जरा उनके वस्त्र भी एक बार देख लीजिए। वो तो आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। मनमोहन सिंह फटे पुराने कपड़े पहन करके प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे थे क्या? या उनसे पहले पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, या आपके पिताजी हुआ करते थे 1984 से लेकर के 1989 तक, या आपकी दादी जी, वो कपड़े नहीं बदलती थी क्या? ये जो खुन्नस है इस परिवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता
दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इस चक्कर में ये जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि चलो इस चुनाव में नहीं तो इस चुनाव में सही, इस चुनाव में नहीं तो 2024 में तो हमारा नंबर आ ही जाएगा, लोगों का इनसे मोह भंग हो ही जाएगा, वो हो नहीं रहा है। उल्टे इनको लोग सबक सिखा रहे हैं। तीसरा लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और विपक्ष हारा। अब तो राहुल गांधी को ही और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही इंडी अलायंस के सर्वे सर्वा के पद से चलता करने की अब ठान ली है इंडी अलायंस के घटक दलों ने ही, और वो ममता बनर्जी को आगे लेकर के आ रहे हैं। तो इनके जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। केवल जनता ने नहीं ठुकराया इनको लोकसभा चुनाव में, फिर हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में भी केवल 6 एमएलए मिल पाए, झारखंड में भी इनका बुरा हाल रहा है। अब तो इंडी अलायंस के घटक दल भी इनको दाएं बाएं करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और सुनिए क्या कहती हैं। इन्होंने कहा कि साहब आप बैलेट पर चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि अभी वायनाड से जो आप चुन करके आ रही हैं, बैलेट पेपर से चुन करके आई हैं या ईवीएम से चुन करके आई है? आपके भाई जो वायनाड से जीते थे और रायबरेली से जीते थे, 2 जगह से जीते थे, वो बैलेट पेपर से चुनाव में जीते हैं क्या? या जब आपकी कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में बनी, हिमाचल में बनी, वो बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे क्या? और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2014 में और लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय सरकार मनमोहन सिंह की थी, आपकी थी। आपकी सरकार के समय ईवीएम से चुनाव हुए थे और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए थे। छोड़ दीजिए उसको। 2009 में क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे? या 2004 में क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे? नहीं हुए थे। जहां-जहां हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है तो ठीक है ईवीएम। उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में बन रही है तो ईवीएम ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में आप अगर हार रहे हैं, हरियाणा में जनता आपको हरा रही है, तो वहां ईवीएम ठीक नहीं है, वहां बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। तो पब्लिक एक्चुअल में इनको समझ पा रही है कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। अब इन्होंने संभल की चर्चा की कि साहब संभल में एक दर्जी के 2 बेटे हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या आईएएस बनना चाहते हैं। संभल के जो पत्थरबाज थे, जो दंगाई थे, जो सर्वे टीम पर पत्थर बरसाने के लिए गए थे, बल्कि विष्णु जैन का तो कहना है कि वो तो हत्या करने के लिए आए थे। वो तो दूसरी तरफ से हमें निकाल दिया गया, तो हम बच गए। उन पत्थरबाजों और दंगाइयों के परिवारों को दिल्ली बुलाकर के राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बातचीत करती हैं। उनके आंसू पोंछती हैं क्योंकि उनके दर्जी पिता की उसमें मौत हो गई, पुलिस कार्रवाई में या आपस में जो भी कुछ हुआ है। लेकिन इनको संभल के दंगाई और पत्थरबाजों के परिवारों से तो हमदर्दी है। वो जो उदयपुर में कन्हैया लाल दर्जी की गला रेत करके हत्या कर दी थी जिहादियों ने, उसके परिवार से मिलने के लिए तो कभी नहीं गई प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी। उसके परिवार को भी इन्होंने नहीं बुलाया। तो क्या हर जगह ये मुस्लिम परस्ती का भाव प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा के इस भाषण ने, जो पहला भाषण था इनका पार्लियामेंट में, लोकसभा, बहुत लोगों को निराश किया है। और ये शो किया है उन्होंने अपने भाषण से कि ये लोग जो लगातार इस देश की जनता इनको नापसंद कर रही है, इनके भाषणों की वजह से, इनके विषयों की वजह से, इनकी समझ को लेकर के, इनकी जो सुपरमेसी है, इनकी जो एरोगेंसी है उसको लेकर के,
उससे ये कुछ सीखने और समझने को तैयार ही नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।